बहू कहाँ है तू? खाना नहीं बनाना है क्या तुझे? कि माँ जी को क्या हो गया है? 5 मिनट एसी के नीचे नहीं बैठी कि माँ जी की तो धड़कन ही तेज हो गई। हाँ माँ जी आई। कल्पना रसोई में आती है रिमोट से एसी ऑन करके। ये किचन की एसी काम नहीं कर रही क्या? कितनी गर्मी हो रही है यहाँ। अब गर्मी में परेशान होती कल्पना जल्दबाजी में कच्चा पक्का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। तभी प्रेमलता गुस्से में झुंझलाती हुई कहती है, ये कैसा खाना बनाया है बहू तूने? सारा खाना कच्चा है। हाँ माँ, ये रोटियाँ भी ठीक तरीके से पकी नहीं है। एक तरफ से सीजी है, दूसरी तरफ से कच्ची है। वो माँ जी रसोई में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में खाना बनाया जो ऐसा बन गया। भाभी अगर गर्मियों में हम ऐसा खाना खाएंगे तो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। इतनी भी क्या गर्मी लग रही थी जो तू 2 वक्त का खाना भी ठीक तरीके से नहीं बना पा रही? क्या माँ जी, आपको पता तो है कि मुझे 5 एसी में रहने की आदत है। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। तुझसे तो अपने बेटे की शादी करवाकर मैंने ही बहुत बड़ी गलती करी। अब कैसे भी करके मुझे मेरे दूसरे बेटे की शादी करनी होगी। अपनी बड़ी बहू की कामचोरी देख प्रेमलता अब अपने छोटे बेटे की शादी कुछ ही दिनों में त्रिशा नाम की लड़की से करवा देती है। यहाँ तो एसी चल रहा है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अरे भाभी, घूंघट क्यों कर रही हो? अरे देवरानी जी, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के लोग मॉडर्न ख्यालात के हैं। अब एसी की हवा से खुद को बचाती हुई त्रिशा फटाफट अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसके कमरे में भी एसी लगा होता है। अरे यहाँ भी एसी लगा हुआ है। एक काम करती हूँ, मोटी रजाई ओढ़कर सो जाती हूँ। अब मई की चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग सारा दिन एसी में रहना पसंद करते हैं, वहीं त्रिशा एक मोटी रजाई के अंदर खुद को ढककर सो रही होती है। ये सब देख दुर्गेश खुद से कहता है, अरे ये रजाई में सो रही है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? अगले दिन त्रिशा अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहां एसी चल रहा होता है। रसोई में भी एसी? अब क्या करूं? मेरा शरीर तो जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने शरीर को धूप लगाना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। त्रिशा फटाफट अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर धूप में छत पर चली जाती है। अब जाकर राहत मिली जब धूप की कड़कती किरणें मेरे शरीर पर पड़ी। अब जहां त्रिशा छत पर धूप में बैठी होती है, वहीं प्रेमलता अपनी बहू को ढूंढती हुई। अरे बहू तो अपने कमरे में भी नहीं है। एक बार उसकी जिठानी के कमरे में देख कर आती हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है तेरी देवरानी। आखिर तेरी देवरानी है कहाँ? मुझे क्या पता माँ जी, मैं तो अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ। इसी तरह अब घर के सभी सदस्य त्रिशा को ढूंढने लगते हैं। तभी कल्पना ढूंढते ढूंढते छत की तरफ आती है, जहां त्रिशा धूप में बैठी पसीने से भीगी हुई होती है। वहीं कल्पना की भी छत पर धूप से हालत खराब हो जाती है और वो अपने पसीने को पोंछते हुए कहती है, हाय 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 हाय, देवरानी जी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? हाय दैया, मेरी तो हालत खराब हो गई छत पर धूप में आकर। आप कैसे बैठी हुई हो देवरानी जी? यहाँ धूप और गर्मी नहीं लग रही है क्या आपको? बाप रे बहू, मैं तो 5 मिनट में यहाँ पसीने से गीली हो गई और तू यहाँ इस धूप में बैठी है। तुझे गर्मी नहीं लग रही है क्या? हे भगवान, एक जेठानी है जिसे 5 एसी भी कम पड़ते हैं, वहीं देवरानी है जो पूरे घर में एसी होने के बाद भी धूप में आकर छत पर बैठी हुई है। बहू सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अब सभी लोग त्रिशा को छत में से नीचे लेकर आते हैं। त्रिशा सबको खाना परोसती है। खाना खाने के बाद त्रिशा की जेठानी अपने कमरे में लगे 5 एसी के नीचे ठंडी हवाओं में दोपहर की नींद लेने चली जाती है। वहीं प्रेमलता और मुस्कान भी अपने कमरे में आराम करती है और सबके सोने के बाद त्रिशा दोपहर के 2 बजे अपना तकिया और चादर लेकर छत पर आ जाती है और चिलचिलाती धूप में छत की गरम गरम जमीन पर अपना बिस्तर कर सो जाती है। कितना मजा आ रहा है छत पर खुले आसमान के नीचे गरम गरम हवाओं में सोने में। अब जाकर मेरे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ठीक हुआ। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर नीचे चली जाऊंगी। त्रिशा को छत पर सोते सोते दोपहर के 4 बज जाते हैं। तभी उसकी जेठानी त्रिशा को ढूंढती हुई, दोपहर में 4 बज गए हैं, देवरानी जी को चाय नहीं बनानी क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी कहाँ है? अपने कमरे में भी दिखाई नहीं दे रही। क्या कहीं दिखाई नहीं दे रही? अरे कल्पना, जा अपनी देवरानी को जाकर छत पर देख, कहीं दोबारा जाकर इस कड़कती धूप में छत पर तो नहीं बैठ गई। अब सभी लोग एक बार फिर छत पर जाते हैं, जहां चिलचिलाती धूप में उनके पैर जलने लगते हैं। माँ जी, मेरे पैर जल रहे हैं। देवरानी जी कैसी गरम गरम जमीन पर छत पर सो रही हैं। देवरानी जी उठिए। क्या हुआ? जेठानी जी, आप लोग तो सो रहे थे ना?
हमारी छोड़िए देवरानी जी, आप ही बताइए, आप यहाँ छत पर इतनी धूप में कैसे सो रही हैं? अब मैं समझ गई, आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं ना, ताकि माँ जी आपकी चिंता करें, अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना देवरानी जी ये सब कुछ आप? टेंशन नहीं भाभी, मुझे तो लगता है छोटी भाभी छत पर आकर चुपके से किसी से बात करती है, वरना इतनी गर्मी में कोई एसी छोड़कर छत पर धूप में रह सकता है क्या? नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने सवाल जवाब नीचे चलकर करना, छत पर बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं पसीने में नहा चुकी हूँ, चलो फटाफट नीचे। इस तरह अब त्रिशा परेशान रहने लग गई थी। बार बार छत पर जाने से भी उसकी जेठानी और सास रोक टोक करने लगी थी, जिसके कारण अब त्रिशा मोटे शॉल को ओढ़कर रसोई में खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। तबीयत ठीक है तेरी बहू? इतनी गर्मी में शॉल क्यों ओढ़ रखी है? हाँ माँ जी तबीयत ठीक है, ये तो बस ऐसे ही ले रखा है। सबके खाने के बाद छुपते छुपाते त्रिशा अपना खाना छत पर ले जाती है और दूर खड़ी प्रेमलता ये नजारा देख लेती है। तभी 5-5 एसी की ठंडी हवा में बैठी कल्पना के कमरे में प्रेमलता आती है। अरे तू यहाँ 5-5 एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही है और वहाँ तेरी देवरानी छत पर बैठकर खाना खा रही है, जा उसको नीचे बुला कर ला। क्या माँ जी, अच्छा खासा मैं एसी में बैठी हूँ और आप ही हैं कि मुझे धूप से छत में भेज रही हैं। ये देवरानी जी भी ना, इनको चैन नहीं है क्या? तभी कल्पना अपनी एसी के कमरे से बाहर निकलकर कड़कड़ाती धूप में छत पर आती है, जहां त्रिशा धूप में बैठकर खाना खा रही थी। तभी कल्पना त्रिशा के हाथ से खाने की प्लेट को फेंकते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 36 बार तुम्हें बता दिया कि छत पर मत आया करो, नीचे एसी में रहा करो, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम्हारी वजह से मुझे भी अपने एसी की ठंडी ठंडी हवा छोड़कर तुम्हें देखने के लिए छत पर आना पड़ता है। हाँ मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ रहा है। तभी उस रात जहां सब एसी की ठंडी हवा में सो रहे होते हैं, वहीं त्रिशा एक मोटी सी चादर लेकर हॉल में एसी पंखा सब बंद करके सो रही थी। तभी वहां पर दुर्गेश आता है और एसी ऑन कर देता है। एसी की ठंडी हवा जैसे ही त्रिशा के शरीर पर पड़ती है, अरे ये एसी की हवा कहाँ से आ रही है? ये एसी मैंने चलाई है, ये जानने के लिए कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है एसी से। तभी वहां परिवार के बाकी सदस्य आकर, ये बात तो देवर जी मुझे भी जाननी है, क्योंकि मैं भी तंग आ गई हूँ देवरानी जी की इन हरकतों से। रात में ये घर के एसी को बंद कर देती हैं और दोपहर में जाकर छत पर सारा दिन बैठी रहती है। इसका पता लगाने के लिए तो इसको आज सारी रात एसी में रखना होगा, तभी पता चलेगा कि इसकी दिक्कत क्या है। नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो। त्रिशा की पूरी बात खत्म भी नहीं होती कि सभी लोग कमरे की सारी एसी को ऑन कर देते हैं, जिससे एसी की ठंडी ठंडी हवाएं त्रिशा के शरीर पर पड़ने लगती हैं और कुछ ही देर में त्रिशा के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। उसका शरीर ठंड से सूज जाता है और वो ठंड से कांपने भी लगती है। मेरा शरीर, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, दुर्गेश जी एसी को बंद कर दीजिए। दुर्गेश घबराकर त्रिशा के शरीर को छूता है। त्रिशा तुम ठीक तो हो? सभी लोग त्रिशा को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। त्रिशा जी के शरीर पर एसी की हवा का रिएक्शन हुआ है, जिस वजह से इनके शरीर पर सूजन और लाल लाल दाने हो गए हैं और इंटरनली फीवर भी हुआ है। दरअसल कई लोगों को एसी की हवा सूट नहीं करती। अच्छा, तो ये वजह थी त्रिशा के एसी में न रहने की। त्रिशा, पर ये बात तुम हमें भी बता तो सकती थी ना। दुर्गेश जी, मुझे लगा था कि जब मैं आपको ये बताऊंगी तो आप लोग मुझे कवार समझेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत ही मॉडर्न ख्यालात की थी। नहीं बहू, हमारी भी गलती है, हमने तुझसे पूछना जरूरी ही नहीं समझा और ना जाने तुझ पर क्या क्या इल्जाम भी लगाते रहे। बहू हमें माफ कर देना। देवरानी जी मुझे भी माफ कर दीजिएगा, मैं तो बड़ी थी लेकिन मैं भी आपकी तकलीफों को नहीं समझ पाई और आपको उल्टे सीधे ताने मारती रही। सॉरी देवरानी जी। उस दिन के बाद से त्रिशा के ससुराल वाले त्रिशा के कमरे से एसी को हटा देते हैं। रसोई हॉल की एसी भी अब निकाल दी जाती है और त्रिशा के कमरे में एक साधारण पंखा लगा दिया जाता है, जिससे त्रिशा भी छत पर जाना छोड़ देती है। आरुषि शीशे के आगे खड़ी होकर तैयार हो रही होती है, तभी कौशल्या कमरे में आती है। हे भगवान आरुषि, तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मोहित जी का भी फोन आया था, वो रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। माँ, दोनों परिवार में देखा देखी तो हो चुकी है, फिर ये फॉर्मेलिटी करना जरूरी है क्या? मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे आजकल के मॉडर्न जमाने में तो लड़के लड़की शादी से पहले मिलने के बहुत बहाने ढूंढते, और तू है कि दामाद जी से मिलने से कतरा रही है। दोनों एक दूसरे से मिलोगे तभी तो एक दूसरे की पसंद नापसंद खान पान समझ सकोगे। कुछ देर में आरुषि रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। टेबल नंबर 21 कहाँ है? वो रहे मोहित जी। जैसे आरुषि टेबल पर पहुंचती है तो वहां 2 लीटर वाली पेप्सी की खाली बोतल देखती है। आप पूरे 15 मिनट लेट हैं।
देखिए, मैंने 2 बोतल पेप्सी की खत्म कर ली। वैसे आप धूप में से आई हैं, बताइए कौन सी पेप्सी पियेंगी आप? मिरिंडा, कोका कोला, थम्स अप या स्प्राइट? एक बार में इतनी तरह की पेप्सी का नाम सुनकर बेचारी आरुषि के दिमाग की खिचड़ी पक जाती है। जी कुछ भी चलेगा जो आपको ठीक लगे, मंगवा लीजिए। हे भगवान, इतने तरह की पेप्सी का नाम सुनकर मेरे दिमाग की तो हौच पौच हो गई। वैसे इस रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत टेस्टी है, ट्राई करते हैं। भैया 1 फुल प्लेट चिकन बिरयानी और 4 बोतल पेप्सी ले आना, और 2-2 लीटर वाली। 4 बोतल पेप्सी का ऑर्डर सुनकर आरुषि चौंक जाती है। 4 बोतल पेप्सी 2 लोगों के बीच में? लगता है ये पेप्सी पीकर ही अपना पेट भरने वाले हैं। थोड़ी देर में ऑर्डर टेबल पर आ जाता है। दोनों खाना चालू करते हैं। वाह, इस चिल्ड कोका कोला के साथ बिरयानी मस्त लग रही है ना। वैसे बिरयानी खाने के बाद पेप्सी पी लेने से आसानी से पच जाती है। आपने तो पेप्सी पिया ही नहीं। वो मुझे पेप्सी पीना ज्यादा पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, शादी के बाद मेरे परिवार में आने के बाद आपको भी खाने से ज्यादा पेप्सी पीने की आदत पड़ जाएगी। कुछ दिनों में आरुषि शादी करके ससुराल में आ जाती है। पार्वती जी, फटाफट से बहू का स्वागत करवाइए। गर्मी में खड़े खड़े मेरे तो पसीने से हालत खराब हो रही है। जी जी, आओ आरुषि बहू, शर्मा खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है। कलश गिराकर आरुषि गृह प्रवेश करती है। रचना बहू, अपनी देवरानी को कमरे में छोड़ो। जी सासू माँ। आइए देवरानी जी। रचना आरुषि को उसका कमरा दिखाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह आरुषि साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आती है, जहां पर पेप्सी की बोतलें भरी पड़ी थी। ये भगवान, इस रसोई के अंदर तो राशन पानी से ज्यादा पेप्सी की बोतल का बोलबाला छाया है। लगता है मेरे ससुराल वालों को पेप्सी पीने का ज्यादा ही चस्का है। आज तो मेरी पहली रसोई है। अभी सासू माँ भी नहीं जागी और जेठानी जी भी नहीं उठी। खुद से ही बना लेती हूँ। कुछ देर में आरुषि बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब लोग मेज पर पेप्सी की जगह खाना भरा देखकर भड़क जाते हैं। ओह गॉड, ये खाना तो कितना ज्यादा ऑयली है। सब्जी में ऊपर ऊपर तेल तैर रहा है। मेरा तो जी खराब हो रहा है। आरुषि भाभी, आप पेप्सी क्यों नहीं लेकर आई? निशा, पूजा, पेप्सी खाने के बाद पी लेना, पहले खाना तो खा लीजिए आप सब लोग। बहू, हमारे घर में सुबह के टाइम कोई खाते नहीं है बल्कि पीते हैं। हाय, मैं मर गई। मतलब कि मेरे ससुराल के सब लेडीज जेंट्स पियक्कड़ है। अरे बहू, तू बिल्कुल घनचक्कर है क्या? हम सब सिर्फ पेप्सी पीते हैं। इतनी भरी तेल की सब्जी तो कोई नहीं खाएगा। चीज सामान की बर्बादी कर डाली। इसे ले जाकर फ्रिज में रख दे, बाद में खा लेंगे। बहू के खाना बनाने के चलते पार्वती काफी चिकचिक करती है। आरुषि 1 बोतल पेप्सी फ्रिज में से निकाल कर ले आती है। देवरानी जी, आप 1 बोतल पेप्सी किसके लिए लेकर आई हैं? जेठानी जी, तो फैमिली पैक वाली पेप्सी की बोतल है ना, तो इसमें तो सब लोग 1-1 गिलास पी लेंगे। सुनकर सास गुस्से में दोबारा से राशन पानी लेकर आरुषि पर चढ़ जाती है। अरे वाह बिन पेंदी की लोटी, इतनी तगड़ी गर्मी में 1 बोतल पेप्सी तो मेरा पोता पी जाएगा। एक बार में हम लोग 50 बोतल पेप्सी आराम से पचा जाते हैं। ये सुनकर आरुषि हक्की बक्की हो जाती है। क्या कहा माँ जी? एक बार में 50 बोतल पेप्सी? इतनी मात्रा में पेप्सी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आप सब लोग हल्का फुल्का खाना भी खा लीजिए। मैंने खाना भी तो बनाया है। बहू, तो ज्यादा डॉक्टरी मत झाड़ और पेप्सी ले आ, गला सूख रहा है। डांट खाकर आरुषि फटाफट फ्रिज में से पेप्सी की सारी बोतल ले आती है। देखते देखते चस्कारे ससुराल वाले गट गट करके सारी बोतल खाली कर देते हैं। ये मैं फर्स्ट आ गया। मेरी कैंपा कोला सबसे पहले फिनिश हो गई। चाची, मुझको मिरिंडा वाली पेप्सी पीनी है, दे दो। हाँ ये लो। ऐसा लग रहा है सब लोग रेस लगाकर पेप्सी पी रहे हैं। भाड़ में जाए, मैं तो चली खाना खाने। आरुषि कमरे में जाकर अकेले खाना खा लेती है। देखते देखते दोपहर हो जाती है। माँ जी, पापा जी, दोपहर का टाइम हो गया है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, खाना लगा दूं? अरे बहू, इतनी गर्मी में खाना थोड़े न खाया जाता है। माँ जी, आपको खाना लगाऊं? अरे नहीं बहू, मेरा तो खुद जी मचल रहा है। कलेजे में मिर्ची सी लग रही है। सिर्फ पेप्सी की बोतल लिया। माँ जी, सुबह ही आपने भर भर कर पेप्सी पी है, उसकी वजह से ये जलन हो रही है। मानिए मेरी बात को। बहू के समझाने पर पार्वती उसको डांट लगाती है। बहू, तेरा टोका टाकी वाला धंधा पानी बड़ा खराब है। चुपचाप से जाकर पेप्सी लिया। गुस्से में लाल पीली होकर वो रसोई में जाती है। इन ससुराल वालों को समझाना भैंस के आगे पीन बजाने जैसा है। मुझे क्या पेप्सी पी पी कर चुल्लू भर पानी में डूब पड़े, नास पीटे कहीं के। इसी तरह आरुषि का उसके सिर्फ और सिर्फ पेप्सी पीने वाले ससुराल में काटना मुश्किल हो जाता है। देखते देखते 1 सप्ताह हो जाता है।
बहू तुझको चीज सामानों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। आज फिर इतना सारा खाना बनाकर खराब करके फेंक रही है। जब खाया नहीं जाता तो बनाती क्यों है इतना इतना। ये सुनकर आरुषि का पारा चढ़ जाता है। माँ जी, मैंने मेरे हिस्से का खाना खा लिया था, आप लोग भी अपने हिस्से का खाना बनवाकर खाते ही नहीं है। खामखा मेरी डबल मेहनत करवाते हैं, पेप्सी पीकर पेट भर लेते हैं। दोनों सास बहू के बीच में किचकिच मच जाती है। तभी निशा आती है। भाभी जल्दी से मुझे कोक वाली पेप्सी दे दो। क्या बात है निशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसे लड़खड़ा क्यों रही हो। भाभी मुझे उल्टी हुई है, पेप्सी पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, अब जल्दी से दे दो। निशा तुम्हें अभी उल्टी हुई है, ऐसे में पेप्सी पीना ठीक नहीं है। रुको मैं तुम्हारे लिए अभी अभी ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर देती हूँ। भाभी आपको बिना किसी बात का तिल का ताड़ बनाए रहा नहीं जाता। जब देखो पेप्सी पीने वाले ससुराल वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। अपनी नंद के घमंड दिखाने पर आरुषि को दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। हे भगवान, पता नहीं कैसे ससुराल वालों से पाला पड़ा है। मेरे तो दिमाग का दही हो गया है। इन्हें समझाकर कि पेप्सी के अलावा जैसे दुनिया में खाने पीने को कुछ रखा ही नहीं है, बाहर में जाए। आरुषि अब अपने ससुराल वालों को टोकना रोकना छोड़ देती है। दिन रात पेप्सी ही उनकी खुराक बन जाती है। ना तो कोई खाना खाता है, जिससे पेप्सी के लगातार गर्मी में सेवन करने के चलते उनके सीने में काफी जकड़न जम जाती है, जिससे परिवार वालों को पेट का दर्द, सीने में जलन, मरोड़ का दर्द उठता है। माँ, पेट में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे भी कलेजे में जलन चुभन हो रही है। ससुराल वालों की सेहत बिगड़ते देखकर आरुषि डॉक्टर को बुलाती है, जो कि सभी का चेकअप करते हैं। लगता है आपके ससुराल वाले बाहरी सॉफ्ट ड्रिंक का कुछ ज्यादा ही सेवन करते हैं। सबके शरीर में एसिड की मात्रा काफी ज्यादा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमें पेप्सी काफी ज्यादा पसंद है, तो बस वही पी लेते हैं गर्मी में। पर वो तो ठंडा है, तो नुकसान थोड़े ना करेगा। पापा जी, भले ही पेप्सी पीने में ठंडी लगती है, लेकिन उसका तासीर बहुत ही गर्म होता है, जो कि नुकसान करता है। आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप लोगों को पेप्सी पीने से बिल्कुल परहेज करना होगा। घर का खान पान लीजिए और नींबू पानी शामिल कीजिए। डॉक्टर के चेतावनी देने पर सबको पछतावा होता है। बहू हमें माफ कर दे, हमने तेरी बात को नहीं माना और पेप्सी पीकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन तू अब से जो भी बनाएगी हम खा लेंगे। ये सुनकर आरुषि बहुत ज्यादा खुश होती है और अब सब पेप्सी की जगह नींबू पानी, छाछ और घर का खान पान खाते हैं।